जय हिंद। अपना परिवार अपना गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोर कला का तीसरा क्लास। ये 2 क्लास पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कला, मोर कला का विकास कैसे हुआ, इससे पहले कौन कौन सी कला का उत्थान हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपको इस क्लास पसंद लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोर वंश का तीसरा क्लास। उसमें सबसे पहले जानते हैं कि मोर कला का विकास कैसे हुआ। हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़े थे। सिंधु सभ्यता में कई तरह का मूर्ति मिला था, तो हम लोग देखे थे कि उसमें कई कला देखने को मिला था। तो कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में कला का विकास हुआ। और उस क्लास में हम लोग पढ़े थे भी, सिंधु सभ्यता क्लास जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें पढ़े थे कई तरह का मूर्ति, भांड, कई प्रकार का चित्र मिला था। जब सिंधु सभ्यता काल के बाद में कला का विकास रुक गया, रुकने के बाद कोई कला का विकास नहीं हुआ। उसके बाद में मोर कला में, मोर काल में क्या हुआ, मोर कला का विकास हुआ। कहा जाता है कि इस मोर काल में पत्थरों पर कला का बनाना का स्टार्ट हुआ। कि उस समय पहले घास भूसा पर बनाया जाता था चित्र को, और जब मोर कला आया तो उस समय पत्थरों पर बनाना स्टार्ट हुआ। और कई तरह का, जैसे होता है कि आस्थात्विक कला होता है, जैसे कोई प्रकार का भवन हो गया, प्रसाद हो गया, स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, तो इस समय विकास हुआ। इस सबसे मूल विशेषता इसमें क्या है कि इसमें पत्थर का उपयोग हुआ कला में, समझे। तो याद रखिए, ये आपका कहाँ यूज होगा, जब आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से आप बिहार पीसीएस, जिसको बीपीएससी बोलते हैं, उसमें मेंस में ज्यादा इसको प्रयोग देखने को मिलता है। बात समझे। आज हम लोग जानते हैं कि मोर कला का जो विकास हुआ, तो सिंधु सभ्यता के बाद ये व्यवस्थित रूप मिला इस कला। इस काल में कला का व्यवस्थित रूप मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ कई प्रकार का ऐसा एक सम्राट हुआ, आर्थिक रूप से समृद्ध था। इसी के कारण कला का विकास हुआ। बोला जाता है जिस देश या राष्ट्र आर्थिक रूप से यदि समृद्ध रहता है तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बहुत आगे निकलता है। तो मोर कला में देखने को मिलता है। कला का हम लोग बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं कि जब अशोक कई प्रकार का शिलालेख लिखवाया, शिलालेख हम लोग पढ़े थे। एक शिलालेख कहते हैं किसको, पत्थर पर लिखा हुआ कोई भी संदेश कहलाता है शिलालेख। तो अशोक ने जब अपने शासन में प्रजा से बात करने के लिए क्या करते थे, शिलालेख लिखवाते थे अपना संदेश भेजने के लिए। तो मूल रूप से शिलालेख 14 लिखवाए, और हमारे भारत के बाहर भी कई क्षेत्र में देखने को मिला। तो आज हम लोग प्रमुख शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे प्रथम शिलालेख में लिखा गया था कि पशु बलि का निंदा किया गया था। पशु बलि पर प्रतिबंध करता है। कहा जाता है कि कोई पशु को आप बलि नहीं दे सकते, न मार सकते थे, हमेशा विरोध करते थे अशोक। और कहा जाता है कि उसका रसोई घर था अशोक का, तो उसका रसोई घर में मोर का कई पंख मिला था। तो इससे सिद्ध होता है कि मांसाहारी का प्रयोग उस समय होता था, लोग मांस खाता था, इससे सिद्ध होता है। लेकिन अशोक ने प्रथम ही शिलालेख में क्या कहा, पशु पर बलि का क्या करता है, बंद करता है। दूसरा में कहा गया है मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा की बात बोलता है। जिस तरह से मनुष्य को डॉक्टर की जरूरत पड़ता है कोई बीमारी होने पर, उसी तरह पशु को भी क्या कहता है कि चिकित्सा की बात कहता है।
किसमें? तो शिलालेख दूसरा में। और दूसरा में ये भी कहा गया है कि धाम के प्रचार के लिए विदेश में भी लोगों को भेजा गया था, समझे? तो आपका किस शिलालेख में मिलता है? तो दूसरा में मिलता है। शिलालेख आपको हम बोले कि 14 गो है, इसमें प्रमुख बता रहे हैं। तो इसमें चौथा क्या कहा गया है कि भेरी घोष की जगह धाम घोष का प्रयोग करना शुरू किया। भेरी घोष की मतलब हुआ ना कि युद्ध की नीति की जगह पर धर्म की नीति को अपनाया। जैसे कई साम्राज्य को जीतना है तो तलवार की बल पर नहीं, नैतिक विचार की बल पर। तो धर्म की बढ़ावा देने की बात किसमें कहा गया? तो शिलालेख कितना में? 4 में कहा गया। भेरी घोष जगह पर धाम घोष का घोषणा किया। 5वां में कहा गया है धर्म महामात्रों की नीति। धर्म महामात्रों की मतलब हुआ कि जो नैतिक विचार होता है तो एक जगह से दूसरे जगह संचारित करने के लिए एक प्रमुख नियुक्त किया जाता था और वही चारों तरफ घूमता था और नैतिक विचार फैलाता था। बात समझे? तो बताइए किस शिलालेख में मिलता है? तो 5वां में मिलता है। 7वां 8वां में कहा गया है तीर्थ यात्रा का उल्लेख। तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कई जगह अपने तीर्थ यात्रा का क्या किया? यात्रा किया था। जो गया हो गया, बोध गया हो गया, और कई तरह का कुशीनगर हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये सब लुम्बिनी हो गया, ये जगह पर घूमे थे। तो किस शिलालेख में मिलता है? तो 7वां और 8वां में मिलता है। 13वां आलेख सबसे प्रमुख है। इसमें कहा गया है कि कलिंग युद्ध के समय इतना अशोक ने अपने आप को निंदा समझा, अपने आप को गलत समझा, उस समय हृदय परिवर्तन कर लिया। कलिंग युद्ध में इतना लोगों को मृत्यु हुआ था, लाखों की संख्या में बच्चा महिलाओं का मृत्यु हुआ था, और कलिंग युद्ध तो अशोक ही किया था। उस परिदृश्य को देखकर अशोक ने खुद को, अपने आप को हृदय परिवर्तन कर लिया कि आज से हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे, समझे? तो ये हम लोग कहाँ मिलता है? हम लोग का तो शिलालेख 13वां में मिलता है। तो आशा करते हैं कि याद हो गया। प्रथम क्या कहा गया है? पशु बलि का निंदा कहा गया। दूसरा अगले शिलालेख में क्या कहा गया? मनुष्य और पशु के लिए शिक्षा की बात कही गई है। फिर उसके बाद में चौथा में कहा गया भैरी घोष की जगह धाम की घोष की घोषणा किया गया। तो किस में कहा गया? तो चौथा में कहा गया। 5वां में क्या कहा गया? धर्म महामात्रा की नियुक्ति। धर्म महामात्रा की नियुक्ति। 7वां 8वां में कहा गया है? तो तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है कि कहाँ कहाँ यात्रा किया था अशोक। 13वां में क्या कहा गया? कलिंग युद्ध के बाद क्या किया? हृदय परिवर्तन किया। तो आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि शिलालेख की खोज किसने किया। जब अंग्रेज यहाँ आया था तो अंग्रेज ने शिलालेख का खोज करना आरंभ किया, समझे? और उससे जानने की प्रयास किया कि शिलालेख में क्या क्या चीज लिखा हुआ था, उसको पढ़ने की भी प्रयास किया। तो सबसे पहले शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुआ। कौन किया था? तो बोलिएगा पाद्रे टी फेतलर ने किया था। कौन किया था? तो पाद्रे टी फेतलर ने किया 1750 में शिलालेख की खोज किया। लेकिन सबसे पहले पढ़ा को ऐसा प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ रहता था। शिलालेख आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ रहता था, तो बोलिएगा कौन सा भाषा? प्राकृतिक भाषा। लेकिन लिपि की बात बोला जाए तो लिपि कितने, देखिए एक ब्राह्मी लिपि होता है, क्रोष्टी लिपि होता है, माइक लिपि होता है। ये 3 तरह का क्या होता था? लिपि का प्रयोग करता था, है ना? 3-4 तरह का। तो आपसे पूछेगा बताइए शिलालेख सबसे प्रथम कौन पढ़ा था? तो बोलिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप पूछता है कि बताइए किस अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? तो बोलिएगा कौन? जेम्स प्रिंसेप। इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में देखने को मिलता है। कब खोजा गया था? तो 1837 में। जब एक खोजना स्टार्ट किया तो हर एक प्रकार के जो लिपि में लिखा हुआ था वो धीरे धीरे करके सभी पढ़ लिया गया।
और सभी उसमें से समझने का प्रयास किया गया कि क्यों लिखा गया था। समझे? जब समझा गया तभी ना हम लोग जाने कि प्रथम शिलालेख में पशु बलि का निंदा किया गया है। समझे? अब हम लोग जाने शिलालेख पर कौन कौन सा लिपि का प्रयोग होता था। इसमें देखिए पहला हम लोग आपको बताते हैं कि पहला कौन सा लिपि है। ये आपका क्या है? भारत है। भारत का इस तरफ आपका पाकिस्तान है, इस तरफ अफगानिस्तान है। ठीक है? तो जो भी आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था तो भारत में होता था। इसी भारत के एरिया है ना, इसमें होता था। शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग में किस तरफ से लिखा जाता था? तो बायां से दायां की ओर। जैसे बायां हो गया, ये हो गया दायां, तो इस तरफ से लिखा जाता था ब्राह्मी लिपि। कौन सा? ब्राह्मी लिपि। कहाँ मिला था? तो बोलिएगा भारत में। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए भारत में कौन सा लिपि का शिलालेख मिला? तो बोलिएगा ब्राह्मी लिपि। बताइए किस तरफ से किस तरफ लिखा जाता था तब? बाएं से दाएं की तरफ। अब हम लोग जाने खरोष्ठी लिपि। कौन सा? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि मेनली पाकिस्तान में पाया जाता है। तो पाकिस्तान ए हो गया आपका। समझा? इसमें क्या होता था कि इसमें दाएं से बाएं को लिखा जाता था, इस तरफ से इस तरफ। खरोष्ठी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में इस तरफ से इस तरफ। आपसे पूछेगा खरोष्ठी लिपि किस तरफ लिखा जाता है? तो दाया से बाएं की ओर। कहाँ मिला शिलालेख? तब बोलिएगा पाकिस्तान में। एक होता है आरमाइक। आरमाइक मेनली कहाँ मिल रहा है? तो बोलिएगा इस तरफ मिल रहा है, अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। और ग्रीक जानते हैं कहाँ है? यूरोप में। समझे? तो ये सब आपका लिपि का प्रयोग किया जाता है किसमें? शिलालेख में। शिलालेख के लिखने के लिए। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बोलिए कितने तरह का लिपि का प्रयोग किया गया शिलालेख लिखने के लिए? 4 तरह का। बोलिएगा कौन कौन सा? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। बात समझे? अब हम लोग जानते हैं स्तंभ के बारे में कि स्तंभ किस तरह का स्तंभ होता था। स्तंभ इस तरह देखिए यहाँ पर होता था। यहाँ पर यह स्तंभ हो गया। यह स्तंभ में एक ही पत्थर का काट कर तराशा जाता था और प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे आपका क्या था? किसी पशु का आकृति होता था, जैसे बैल हो गया, सिंह हो गया, कोई भी हो सकता। तो बताइए कि स्तंभ कितने पर कितना मिला? तो 7 मिला। कितना? 7। भारत के अनेक प्रकार जगह पर मिला है। तो मेनली बिहार में भी मिला है। तो बिहार में कौन कौन सा मिला? रामपुरवा। आप पूर्वी चंपारण जाइएगा तो रामपुरवा से मिला है आपको स्तंभ मिला है। समझे? वहां से एक बैल भी मिला था जो राष्ट्रपति भवन में फिलहाल रखा गया है, रामपुरवा से। उसके बाद में लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ जो बिहार में है स्तंभ। बात समझे? ऐसा। उसके बाद में लोरिया अरेराज। क्या चीज? लोरिया अरेराज जो कहाँ मिलता है? बिहार में मिला हुआ। समझे? चंपारण में। तो स्तंभ बताइए, देखिए मेनली कितना? 7। पर जो रामपुरवा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और क्या? लोरिया नंदन और लोरिया अरेराज। बात समझे? जो स्तंभ मिला है। समझे? किसका मिला? अशोक का। किसका? अशोक का। एक यहाँ तो भाब्रुक अभिलेख है जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। भाब्रुक अभिलेख कहाँ मिला है? राजस्थान में। इसमें कहा गया है ना, अशोक ने खुद ही अशोक कहा। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कौन सा अभिलेख में अशोक ने खुद को अशोक कहा? तो भाब्रुक अभिलेख में। भाब्रुक अभिलेख कहाँ है? कहाँ मिला? तो बोलिएगा जयपुर, राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। बात समझे? स्वयं को क्या कहा था? सम्राट या अशोक कहा था। सारनाथ क्या कहा? स्तंभ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो बोलिए उत्तर प्रदेश में। कहाँ? स्तंभ इसमें होता है। बात समझे? तो इसमें सारनाथ स्तंभ, इसमें 4 सिंह है। उसमें दिखाई देता है 3 गो। कितना दिखाई देता है?
3 गो। कितने से दिखाई देता है? 3 को दिखाई देता है। इसमें मेनली देखिए, आप देखिएगा इसमें 3 को दिखाई देता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन इसमें कितने सी है बताइए? कितना? 4 है। कितने? 4। इसमें देखिए कितने दिखाई दे रहा है? 3 गो। कितना? 3 गो। और इसका इस नीचे तरफ दिख रहा है ना, नीचे तरफ देखिए क्या है? घोड़ा और बैल। क्या दिखाई दे रहा है? घोड़ा बैल दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? और कई तरह हाथी भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाथी भी दिखाई यहाँ इसमें है। बात समझे? इसमें क्या है? हाथी। और क्या है? सिंह। बात समझे? तो आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देता है? तो कितना बोलिएगा? 4। कितने? 4। और उसके बाद में घोड़ा, नीचे की तरफ क्या रहता है? घोड़ा रहता है। घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, सिंह रहता है, और क्या रहता है? बैल रहता है। याद करने के लिए क्या ट्रिक है? हेलो। क्या? हेलो। ये से क्या हुआ? घोड़ा। ई से एलिफेंट हुआ ना जी। एल से लायन, और ओ से ऑक्स। तो कहाँ रहता है? स्तंभ के नीचे वाला में रहता है कि नहीं रहता? और देखिए यहाँ पर क्या रहता है? ऐसे बीच में देखो चक्र जैसा रहता है। चक्र जैसा नहीं था? चक्र जैसा देखो नीचे था, यहाँ यहाँ चक्र है ना, है? तो सारनाथ स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया है। घोषित किया गया है ना। उसमें लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या होगा? सत्य को हमेशा जीत होती है। बात समझी? तो सारनाथ के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं गुहा लेख। गुहा लेख क्या होता है? इसमें मेनली गुफा की बात होती है। क्या? गुफा की बात। इसमें क्या हुआ है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में, बराबर पहाड़ी कहाँ? गया और जहानाबाद की बॉर्डर पर है एक बराबर पहाड़ी। आप समझे? बताइए कितना पुराना, अभी भी पहाड़ी हुआ है ना जी? हाँ, उसी में गुफा बनवाया था। बात समझे? आज कई प्रकार की गुफा है और उसका नाम अलग अलग है। बात समझे? कर्ण नाम है, उसके बाद में फिर कई तरह का गोदावरी, ये सब पूरा नाम 5 तरह का नाम उसमें है। तो उसमें किसके लिए रहने के लिए? तो आजीविका का रहने के लिए। आजीविका एक संप्रदाय होता है, समझे? साधु संत की तरह रहता है। उसको रहने के लिए क्या किया था? तो गुफा का निर्माण करवाया। कौन करवाया था? अशोक। कौन पहाड़ी में? तो बराबर की पहाड़ी में। कौन सा पहाड़ी में? बराबर की पहाड़ी में। और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था क्या? दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। ये भी नागा अर्जुन पहाड़ी में, नागा अर्जुन बगल में पड़ता है, बराबर पहाड़ी है ना उसके ही बगल में। नागा अर्जुन पहाड़ी में भी गुफा का निर्माण ये भी करवाया था। इसका अलग नाम है, समझा? तो गुहा लेख में समझ में आया आप लोग का। अब आते हैं हम लोग स्तूप में। क्या आते हैं? स्तूप में। स्तूप कैसा रहता है मेनली बताते हैं आपको। स्तूप ऐसा ही स्तूप रहता है, समझे? इसमें क्या होता है ना कि कोई यदि बौद्ध भिक्षुक मरता है ना, उसका अवशेष इसमें रखा जाता है। मैं समझे? आई जो आपका ये लेनिन देख रहे हैं, पहले लकड़ी को होता था मौर्य काल में। मौर्य काल में लकड़ी, लेकिन सुबान जैसी आया ना तो इसमें कई तरह का रेलिंग का प्रयोग कर लिया था, पत्थर उथर का। बस समझे? अब मेनली ईटा का बना रहता था। क्या चीज का? ईटा का बना रहता था। स्तूप समझ में आप लोग को आ गया हो? ऐसे पारने के लिए ऐसा आता है मेंस में। तो कौन कौन सा बताइए स्तूप का निर्माण करवाया? सांची का स्तूप। कहाँ पड़ता है? तो बोलिएगा मध्य प्रदेश, विदिशा। विदिशा एक जगह है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक। कौन करवाया था? अशोक करवाया था, समझे? वहीं पर बगल में भरहुत है, जिसको जगह एमपी में, मध्य प्रदेश में सतना नाम है। क्या नाम है? सतना। जो भरहुत स्तूप, क्या कौन सा? भरहुत स्तूप है जो अशोक ने निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? अशोक। बोला जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन कहा तो जाता है, लेकिन कहाँ तक सत्य कोई भी नहीं बता सकता। ये तो इम्पॉसिबल लगता है कि 84,000 स्तूप होंगे जी।
तो कहा जाता है, तो हम लोग सुन लिए 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। अब आते हैं राजप्रसाद। क्या आते हैं? राजप्रसाद एक महल होता था, समझे, राजा जो रहता था, तो उसी को क्या कहा गया? राजप्रसाद। राजप्रसाद में आपको बोलेगा राजप्रसाद कहाँ है, तो बोलिएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और उसमें 80 स्तंभों वाला क्या था? घर था। और समझे, 80 स्तंभ था, और स्तंभ जो बना रहता था सिर्फ पत्थर के बना हुआ रहता था, बात समझे। और उसका फर्श रहता था लकड़ी का बना हुआ रहता था। क्या चीज का बना रहता था? लकड़ी का। लकड़ी का भी प्रयोग उसमें किया गया था, लेकिन बोलेगा स्तंभ क्या चीज का था, तो बोलिएगा पत्थर का। अब आते हैं लोक कला। लोक कला का मतलब क्या? लोगों द्वारा बनाया हुआ कला। कला का जो विकास हुआ उसमें लोगों का सबसे बड़ा भूमिका हुआ। तो उसमें एक यक्षनी की मूर्ति। यक्षनी मूर्ति का मतलब समझे? नहीं समझे। जिसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का अवतार है, बोलते ही नहीं, तो उसी तरह यक्षनी देवताओं को क्या बोला जाता? अवतार है, समझे। तो बनाया गया था। कहाँ मिला? तो पाटलिपुत्र में मिला था यक्षनी की मूर्ति, ठीक है ना। आप पाटलिपुत्र से और उत्तर प्रदेश में मिला है कई जगह पर। अब इसमें कहा गया है ना NBPW। NBPW इसका मतलब हुआ कि N मतलब उत्तरी, B मतलब काली, P मतलब पॉलिश, और W मतलब क्या? मिद्रभांड। तो मिद्रभांड जो था पॉलिशदार था उस समय मौर्य काला। कौन काला में? मौर्य काला में। कैसा मिद्रभांड? तो पॉलिशदार होता था, बात समझे, इसको याद रखिएगा। अशोक ने धर्म की नीति को अपनाया था। क्या किया था? धर्म की नीति अपनाया था। धर्म के मतलब समझे, बौद्ध धर्म को प्रचार के साथ साथ नैतिक विचार को भी प्रसार किया। नैतिक विचार के प्रसार के मतलब क्या हुआ कि बड़ों को आदर करना चाहिए, दूसरे धर्म को भी आदर करना चाहिए। जो भी यदि साधु संत है, यदि बौद्ध धर्म को मानने वाला कोई संत है, उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। कौन कहा था? अशोक ने खुद ही कहा, समझे। तो धर्म के मतलब आप लोग समझ गए कि धर्म के साथ साथ क्या? नैतिक विचार को प्रसार करना। एक होता है धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार भी अशोक करवाया। अपने पुत्र कौन था? तो पुत्र था महेंद्र। कौन था? महेंद्र था। अपने पुत्र और पुत्रियों, पुत्री था क्या? संघमित्रा। पुत्र कौन था? महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा। ये दोनों आपने कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। श्रीलंका को बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? तो श्रीलंका में भेजा गया। तो जब वहां के राजा देखा, सुना ये चीज, तो वो धर्म को क्या मान लिया? बौद्ध धर्म मान लिया, समझा। अब आज भी बौद्ध धर्म सबसे व्यापक रूप से मानने वाला श्रीलंका में, बात समझे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि कौन कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म क्लास में पढ़ रहे थे, कौन इसमें 2 संप्रदाय होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा देश अपनाया, कौन धर्म अपनाया। तो पुत्री कौन था? पुत्री कौन थी? तो संघमित्रा। पुत्र था महेंद्र। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका में। और ये दोनों को नेपाल भी भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? नेपाल। तो नेपाल भी बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ा प्रमुख जगह है। बात थे, समझ गए आप लोग। और धर्म को प्रचार के लिए अभी हम पढ़े थे कि धम्म महापात्र क्या किया था? नियुक्ति किया था। धम्म महामात्र का नियुक्ति किया गया था ना। धर्म को प्रचार के लिए स्तंभ, स्तूप, सुना, शिलालेख का प्रयोग किया गया था कि नहीं? इसमें लिखा गया था। धर्म विचारिक जो होता है, धर्म का विचार, वो भी लिख कर क्या किया है? प्रचार किया बौद्ध धर्म का। कहा जाता है धर्म की यात्रा किया था अशोक ने। तो किस आप अभी पढ़ाए, बताइए किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो बोलिएगा 7 और 8 में। बोलता है कि अपने शासन काल जो गद्दी पर बैठा था उससे 10 वर्ष के बाद क्या किया था? बोध गया का यात्रा किया था। कहाँ किया था? बोध गया। कब? 10 वर्ष। जो बोला जाता है कि 20 वर्ष के में क्या कौन किया था? रुग्नी देही कहाँ पड़ता है? तो लुबनी पड़ता है। इस सबसे छोटा शिलालेख यही है, बात समझे। सबसे छोटा शिलालेख कौन था? तो रुग्नी देही। जो यहाँ बोला जाता है कि जब अशोक ने यहाँ गया था ना, तो टैक्स को छूट दे दिया थे।
क्या किया था, टैक्स का छूट कर दिया था। कहाँ पे, तो रुकनी देवी। बात समझे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। और समझने के साथ साथ आप ये टॉपिक खत्म हो गया मोर कला। अब पढ़े हम लोग अगले क्लास में अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो आप क्लास देखे हैं उसके बाद में कोई बुक को उठाकर जरूर पढ़िए। और पढ़ने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपका दिमाग बेहतर होगा। एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो लगेगा आसान कि कहीं पढ़े थे। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए, इस गुरुकुल से जोड़ने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।